Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Yes, very good evening, very good evening. ओके तो आज हम लोग ऐसे करते हैं कि हमने 9th का रिवीजन कर लिया सारा। अब 10th का जो है चैप्टर जो हमारा शुरू में किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वो कर लेते हैं, काफ़ी टाइम पहले किया था हमने वो। तो आज ऐसे करते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। और बाकी तुमने रिसेंटली किए थे भी ऑप्टिक्स वाला और मैग्नेटिक Yes, इफेक्ट, sir. आपको याद ही होगा, लेकिन ये काफ़ी Yes, टाइम। sir. वो तो टर्म 1 में भी आ गया था. हाँ बिल्कुल, टर्म 1 में भी आया था, आपने पढ़ा होगा दोबारा। तो ये वाला चैप्टर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने पहले जो है चार्ज के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमने पढ़ा था। एक बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी, और कुछ चार्ज की भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज में क्या था? सर मीन्स कि चार्ज जो होता है उसको हम Q इक्वल्स टू NE लिख सकते हैं, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो एक चार्ज होता है उसी का मल्टीपल हो सकता है खाली. उसके अलावा ओके, बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा चार्ज. बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, डिस्क्रीट वो नहीं होगा, मतलब ये क्वांटाइज यस. होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होगी, इसकी डिस्क्रीट वैल्यू होगी, मतलब क्वांटाइज रहेगा ये हमने देखा था। एडिटिव नेचर होता है, कंजर्व होता है, तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी सब। सर स्केलर ओके, होता है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि चार्ज की यूनिट हमें पता ही है, कूलम होती है। हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हम डिफाइन करते हैं वी। दो पॉइंट के बीच, ए और बी के बीच में, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। मतलब ए से बी में ले जाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस मच। तो वर्क डन जो होता है पर यूनिट चार्ज, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। अच्छा, हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल की बात करें, तुमने देखा था पोटेंशियल एक होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यस सर. पोटेंशियल का मतलब होता है कि इनफिनिटी से यहाँ तक चार्ज लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा इस ए पॉइंट तक। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है वी ए। तो वी ए जो होगा वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो आप इन्फिनिटी से लेके आओगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये होगा। तो वी ए अगर आप निकालोगे तो वर्क डन यहाँ का जो होगा वो आएगा, बी वी निकालोगे तो ये आएगा। अगर आप ए से बी निकालोगे तो वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा आपको। तो वी बी माइनस वी ए जो आएगा वो आपका आ जाएगा वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। तो वहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में जो है इसके प्लस माइनस साइन वगैरह के क्वेश्चन 12th क्लास में आते हैं वैसे, तो वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे केवल एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या पोटेंशियल किसी पॉइंट का जो होता है वो क्या होता है। और इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं, एक आइडिया ये दिया हुआ है कि यहाँ पे हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। तो जब यहाँ पे आप वर्क डन निकालोगे तो यू विल राइट वर्क डन इक्वल टू वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, सॉरी उल्टा हो जाएगा, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालोगे तो वर्क डन बाय चार्ज ऐसे करोगे। अब आपका जो वी इन्फिनिटी है वो जीरो है, तो वी ए जो आएगा वो वर्क बाय क्यू आ जाएगा, यानी वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और मान लो आप यूनिट चार्ज लेके आओगे तो फिर वी और क्यू वी और डब्ल्यू बराबर हो जाएंगे। डब्ल्यू बाई क्यू आया। अगर आपका मान लो चार्ज इज वन तो वी ए इक्वल टू डब्ल्यू। तो हम डब्ल्यू को डिफाइन करते हैं कि जो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हम अगर यूनिट चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से तो जो भी वर्क करना पड़ेगा, मान लो 5 जूल का वर्क करना पड़ा, तो हम कहेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अगर हमें 1 कूलम चार्ज लाने के लिए 5 जूल का वर्क करना पड़ा, चार्ज इज 1 कूलम, तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, दैट पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो हम लिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर. यस सर। ओके, तो ये पोटेंशियल था। पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी करोगे, इसको वर्क निकालना पड़ेगा।
तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा था। यूनिट हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो जूल पर कूलम हो जाएगी, इसको वोल्ट भी बोलते हैं हम लोग, ये हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे, हमने सेल और सर्किट के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो सेल होता है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट करता है। सर्किट में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उसके कारण से चार्ज फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है और चार्ज को फ्लो करवाता है। तो बैटरी का ये काम होता है, सेल का ये काम होता है। बैटरी जो होती है सेल का कॉम्बिनेशन होती है, वो भी एक ही यस बात सर, इन सीरीज। है ना। कई सारे सेल अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो बैटरी बन जाएगी। अब अगला जो है वो है, जो फ्लो होता है चार्ज का उसको हम बोलते हैं करंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेंटेन किया तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं करंट। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है आपका आई इक्वल टू क्यू बाई टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम अगर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है जो हमने उसमें डाले हैं अभी, जो हम 11th क्लास का अभी कोर्स लॉन्च किया है, आपने देखा होगा आप लोगों ने भी। तो अब बेसिक में हमने ये कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंशियल से जाओगे तो ये 11th क्लास में आपका आएगा डी क्यू बाई डी टी, मैंने 12th में आएगा वैसे तो, डिफरेंशिएशन आप 11th में सीख लोगे। तो अब हम डी क्यू बाई डी टी निकालते हैं, फिर डिफरेंशियल फॉर्म निकालते हैं इसकी। तो आई वैसे जो होता है हमारे, अगर हम 10th की उसमें समझें तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है। ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो कूलम पर सेकंड आता है इसकी यूनिट, उसको हम एम्पियर बोलते हैं। और करंट जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, दो इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसे स्केलर बोलते हैं, वेक्टर नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो ये हमारे, हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, उसकी वजह से करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होगा तो सर्किट आपका जो बनेगा, सर्किट में कई सारी चीजें होती हैं, की होती है, बैटरी होती है ना, स्विच होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर, एमीटर। तो वो सब आपसे जब सीबीएसई का क्वेश्चन आता है बोर्ड का, तो उसमें बोलते हैं कि भाई डायग्राम ड्रॉ करो, तीन आपने रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए। कल भी मैं कर रहे थे क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब पे, तो लाइव चल रहा था। तो अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी था क्वेश्चन की, रेजिस्टेंस जो है अगर सीरीज में लगाओगे, बैटरी लगाओगे, एमीटर लगाओगे, तो सर्किट पहले ड्रॉ करो और फिर करंट कितना होगा ये बताओ। कि क्वेश्चन तो यही था, बोर्ड का क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो लैंप को जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैंप को हम यूजुअली ऐसे बना देते हैं, है ना, या ऐसे, या फिर सिंगल हो करके, मतलब ऐसे। तो ये लैंप हो जाता है हमारा। की वगैरह जो होती है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये क्लोज है, ओपन है, तो ऐसे कर देंगे। स्विच है आपका, हम्म, ये स्विच है। ठीक है, रेसिस्टर आपको पता ही है। ऐसे करते हैं कुछ, हायर क्लास में आप देखोगे तो ऐसे भी किया हुआ है किस किताबों ने। एमीटर, प्लस माइनस, यहाँ से करंट अंदर आता है, यहाँ से बाहर जाता है। सेम वोल्ट मीटर हो जाएगा, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप बाकी चीजें भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूज है, मान लो फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर के लिए ऐसा है।
तो लाइक दैट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा हमारे तो हमें क्या वहाँ पे लिखना है। एमीटर आपको पता है कि एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, करंट मेजर करता है ये। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो या हाई? सर लो सर, आइडियली 0। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, और वोल्ट मीटर का हाई होता है। लो रेजिस्टेंस होता है इसका, इसका हाई आर होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। आइडियल अगर होगा तो 0 होगा, और ये आइडियल होगा तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये हम करते हैं इसके फिर सर्किट क्वेश्चन आते हैं आपके। सर्किट में इसे रिप्रेजेंट करो, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, वो सब क्वेश्चन है तो आपको पता है। उसके बाद ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ जो है करंट वोल्टेज में रिलेशन है। तो एक फिक्स रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल टू करंट है, और V इक्वल टू आई आर है, प्रोवाइडेड आपका जो है देर इज नो फिजिकल चेंजेस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो कोई फिजिकल चेंजेस नहीं होनी चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। तो स्टेटमेंट आप लोग याद कर लें एक बार, ठीक है, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट आएगी। तो उससे V इक्वल टू आई आर आता है आपका, और R जो होता है आपका वो जो है प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस है या मटेरियल वायर का है। तो R आपका जो आता है फाइनली जब निकालते हो तो रो एल बाई ए आता है, वो उसकी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है। रो जो होता है रेसिस्टिविटी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमारा ये आता है। आर यहाँ पे नीचे जाइए, ये रेसिस्टेंस है, यूनिट इसका ओम। ओम ही है, ओम स्लॉ से आया है ये। तो सिंबल इसका ऐसे लिखते हैं, जब 5 ओम 6 ओम 10 ओम ऐसे लिखते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर है। R इक्वल टू रो एल बाई ए पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि हमने वायर का लेंथ डबल कर दिया, वो कर दिया। तो अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि हमने लेंथ डबल कर दिया, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए को हम लिख सकते हैं रो एल इंटू ए, सॉरी मैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एल यस से मल्टीप्लाई करूंगा। सर, n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है वो। बिल्कुल, तो यहाँ पे ए इंटू एल जो है वॉल्यूम आ गया, नीचे वाला जो ये, तो ये आ गया रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। अब जब वायर को आप खींचते हो तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और रो भी कांस्टेंट रहता है, तो वी कैन राइट दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो जैसा क्वेश्चन आता है कि हमने लेंथ डबल कर दी वायर की खींच के, है ना, अगर खींच के हमने वायर की लेंथ डबल करी तो एरिया कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वी कैन राइट कि लेंथ अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? सर 4 टाइम्स। 4, है ना, एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इट विल बिकम 4 टाइम्स। तो ये भी हमें काफी वो होता है, क्या नाम बोलते हैं, रिक्वायरमेंट होता है, क्वेश्चन में काफी आता रहता है ये। उसके अलावा अलग अलग क्वेश्चन ही बन सकते हैं कि वायर को काट दिया, सिंपली अगर काटेंगे उसका तो लेंथ आधा हो जाएगा, एरिया सेम रहेगा, लेंथ आधी हो जाएगी, एरिया सेम रहेगा, तो फिर यहाँ पे इसको आधा बोल देंगे हम कि रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो एज पर कंडीशन हम लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद जो है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की बात है। तो रेजिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल में लगा सकते हैं, और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का है वहाँ पे। आई थिंक बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है शायद वो डेरिवेशन, लेकिन हमने निकाला था तो आपको पता होगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है इस केस में। यस सर, क्योंकि आई सब जगह सेम है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वोल्टेज हमारा जो होता है वो सम हो जाता है तीनों का, V1 प्लस V2 प्लस V3। वहाँ से हम लोग ओम्स लॉ निकाल के, आई तो सेम होता है
तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करके हम लोग निकाल लेते हैं कि V IR करके, ठीक है। तो यहाँ पे I कॉमा ले लेते हैं और R आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाता है। तो ये हमारे सीरीज के लिए है। जब पैरेलल होता है तो उस केस में करंट आपका डिवाइड हो जाता है, और जो नेट करंट होता है तीनों का सम होता है। करंट जो है डिवाइड हो जाता है I1 I2 I3 में, और नेट करंट जो होता है तीनों का सम होता है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है हमारे सामने, क्योंकि पैरेलल में तीनों हैं तो वोल्टेज सेम रहेगी। तो हम लिख सकते हैं इसको V बाई आर इक्वलेंट, इसको लिख सकते हैं V बाई R1, वोल्टेज सेम है सबकी, R2 और R3। तो V से V कट जाएंगे सारे, तो 1 बाई आर इक्वलेंट जो आपका आता है यहाँ पे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनली बनता है, एंड सो ऑन अगर ज़्यादा है तो। एंड दिस इज फॉर पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। इसमें स्पेशल केस आता है जब दो रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हो तो हम शॉर्ट फॉर्मूला बनाते हैं, तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाता है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो R इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आता है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम फटाफट से कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे मान लो ये 6 और 4 अगर होगा तो कितना आएगा इक्विवेलेंट यहाँ से? 2.4। 2.4 तो है ना, R1 R2 है तो यू कैन राइट 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 4, 24 बाई 10, 2.4 डायरेक्ट निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो हमें ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो वी कैन इजीली फाइंड दिस रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका ये दो क्योंकि काफी कॉमन आते हैं दो रेजिस्टेंस वाले ना। अच्छा, स्पेशल केसेस का एक ये होता है कि अगर मान लो रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो गए, अगर रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो गए सर हाफ हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो होगा हाफ हो जाएगा, बिल्कुल R/2 हो जाएगा। और अगर मान लो तीन रेजिस्टेंस है सपोज, R/3 हो जाएगा। तो R/3 हो जाएगा। तो कई बार ऐसे आपको जब पेपर में क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल जब आते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको दो वैल्यू अगर बराबर होती हैं फटाफट से लिख सकते हो। मान लो 6 और 6 पैरेलल में है तो यू कैन राइट इट इज इक्वल टू 3, है ना। 10 और 10 पैरेलल में है तो यू कैन राइट इट इज इक्वल टू 5। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है यहाँ पे जब आपका ये वाला केस आता है। और अगर बराबर नहीं है तो ये यूज करेंगे हम लोग। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। यस सर। ओके, उसके बाद जो है हीटिंग इफेक्ट है। तो जब करंट फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट लाता है। हीटिंग इफेक्ट जो रहता है तो उसमें जब पावर डेसिपेट होती है वो हम लिखते हैं I²R, या फिर V²/R, या फिर VI। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। आपको देखना पड़ेगा जब मैं प्रैक्टिस की थी तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। अगर I सेम है मान लो दोनों उसमें एलिमेंट्स में तो आप कंपेयर कर सकते हो I²R लगा के। पैरेलल में अगर लगे हुए तो वोल्टेज सेम होगी तो V²/R लगा के कंपेयर कर सकते हो। और अगर आपको R का आइडिया नहीं आ रहा, V और I का आइडिया आ रहा है तो फिर लास्ट VI यूज कर सकते हो। तो पावर जो डेसिपेट होती है वॉट में या जूल पर सेकंड में वो इतनी होती है। और अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो इसको T से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला आपका बन जाता है I²RT या फिर V²/R इंटू T या फिर VIT। जूल्स में। तो ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है। तो ये ध्यान से रखिएगा, जहाँ पे भी कंपेयर करना होगा पैरेलल में है सीरीज में है क्या है, करंट सेम है नहीं है, डिपेंड दैट वी विल यूज अ एप्रोप्रिएट फार्मूला। उसके बाद हमारा जो है फ्यूज वायर है। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में थोड़ा सा है, फिलामेंट उसका कैसा होना चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हाई होना चाहिए उसका, है ना। एंटी वो होना चाहिए, कोरोजन रेसिस्टेंस होना चाहिए ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट। फिर है फ्यूज वायर के बारे में। फ्यूज वायर जो आपकी होती है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एकदम। यस सर।
इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना। अच्छा, अब जो है ये बनती किससे है? सर अलॉय से बनती है, टिन और लेड के। यूजुअली किसकी होती है? सोल्डर। कॉपर से बनती है, एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। तो फ्यूज के बारे में थोड़ा बहुत है आपके, वो देख लीजिएगा। उसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट के बारे में तो उसमें दिया हुआ है आपके, जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है। आई थिंक वो भी आउट ऑफ यस सिलेबस, सर। सीबीएसई के हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन देख लीजिएगा कि हम लोग ये डोमेस्टिक सर्किट है उसमें पैरेलल में सर्किट लगाते हैं, ताकि आपके इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, सबको इक्वल वोल्टेज मिले और एक की फ्यूज होने पे बाकी सब चलते रहें। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो पावर आप यूज़ करते हैं उसकी कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट आर। किलोवाट आर को हम यूनिट भी बोलते हैं, मतलब सिंपल 5 यूनिट 10 यूनिट जो आता है। तो किलोवाट आर जो होता है, कितना जूल होता है किलोवाट आर? सर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स। इतना आपका एक किलोवाट आर होता है। तो ये आपकी डोमेस्टिक सर्किट में, डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है उसमें यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम का होता है। तो वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है 10th वाला टॉपिक खत्म थे। जो उसके अलावा आपके दिए हुए थे, जो अलग से अदर अदर टॉपिक दिए हुए हैं, एक तो कूलम लॉ दिया हुआ था कि दो चार्ज अगर आपके हैं Q1 Q2, तो जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बनता है ये। यस सर। ठीक है, जैसे आपका ग्रेविटेशन लॉ होता है वैसे ही यहाँ पे ये होता है ना। तो K की वैल्यू जो होती है वैक्यूम में 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ से आप दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कूलम लॉ, कूलम्स लॉ। तो जब आप 12th क्लास स्टार्ट करोगे तो पहला चैप्टर ये आएगा बिल्कुल। पहले चैप्टर का पहला पार्ट यही है, मतलब पहले चार्ज के बारे में बेसिक है, फिर कूलम्स लॉ है सीधा। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी आगे जाके है। आगे मतलब कि जब कूलम लॉ खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके बाद जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा। तो सबसे पहले इसी स्टार्ट करोगे 12th क्लास में, कूलम लॉ। तो ये कूलम लॉ जो है ये है। तो इसमें कोई खास तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन को फिर जो है उससे लिंक कर दिया जाता है मैकेनिक्स के क्वेश्चन से। मतलब जैसे मान लो धागे से हमने चार्ज एक को लटका दिया, दूसरा चार्ज भी यहीं पे लटका दिया, दोनों में कुछ एंगल बनेगा, तो एंगल बताओ कितना बनेगा, दो चार्ज अगर यहाँ पे हैं। तो फिर आप उसमें फोर्स लिखोगे कि इसका फोर्स कूलम फोर्स यहाँ पे लगेगा, टेंशन फोर्स यहाँ पे लगेगा, mg फोर्स यहाँ पे लगेगा, ऐसे इस पे लगेगा। तो फिर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे, वो सब आप पढ़ोगे भी 11th क्लास में। तो उससे फिर आप क्वेश्चन करोगे। तो इसका डायरेक्ट तो खैर इजी होता है, कूलम फोर्स निकालना तो आसान होता है, लेकिन इसका जो फिर एप्लीकेशन बनाया जाता है वो ऐसे करके बनाया जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अदर टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। तो ये कूलम लॉ था जो हमने पढ़ा था। तो दो जो चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, अगर सेम नेचर के हों तो रिपेल करेंगे, कूलम फोर्स ऐसे लगेगा। लेकिन अगर ये अपोजिट नेचर के हुए तो ये अट्रैक्ट करेंगे, कूलम फोर्स टुवर्ड ईच अदर लगेगा। ठीक है, तो कूलम फोर्स है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, देख रहे हो आर स्क्वायर है। सेंट्रल फोर्स है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करेगा इन दोनों के। जो ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी है लगभग लगभग वो प्रॉपर्टी है, हालांकि इससे स्ट्रॉन्ग है। सर ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है या फिर मतलब और के लिए भी है? ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर ज़्यादा चार्ज होंगे तो फिर आपको सब चार्ज का अलग अलग निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करना ओके पड़ेगा, या सर। फिर आप बोलेंगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके सर। है ना। तो वहाँ पे फिर इंटीग्रेशन का यूज आ जाएगा जब आपका एक्सटेंडेड चार्ज होंगे तो। लेकिन अगर मान लो स्फेयर है तो स्फेयर में चल जाएगा ये, क्योंकि स्फेयर में जब होता है आपका तो आप यू जो उसका इंटीग्रेशन करके आता है तो वो आपको सजेस्ट करता है, उससे पता चलता है हमें कि अगर हम पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लें यहाँ पे, और इसका चार्ज भी यहाँ सेंटर पे मान लें, तो जो फोर्स आएगा वही इनका भी आता है। मान लो आप ऐसे फोर्स निकालो अलग अलग, इसका इससे कितना फोर्स है, इसका इससे कितना है, फिर इसका तो जो आएगा फाइनली वही आएगा। जो सारा चार्ज आप इस वाले स्फेयर का यहाँ पे मान लो, इस वाले स्फेयर का इसके सेंटर पे मान लो, और उससे जो फोर्स निकालोगे तो सेम आएगा। तो अगर मान लो स्फेयर हुए तो कूलम लॉ लगा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर स्फेयर ना हुए, मान लो ऐसा कुछ हो गया और फिर बोला कि भाई इनके बीच में बताओ कितना फोर्स होगा, तो देन यू कांट अप्लाई द कूलम लॉ डायरेक्टली। फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अलग अलग फोर्स निकालने पड़ेंगे सारे।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो कूलम लॉ लगा के। ठीक है, ओके ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके। उसके अलावा जो इसमें दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में दिया हुआ था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होती है सर्किट की एक कंडीशन होती है जहाँ पे कि कुछ ऐसा सर्किट बन जाता है आपका कि चार रेसिस्टेंस जब ऐसे हों कि R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 हो जाए, तो हम बोलते हैं बैलेंस्ड है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस कंडीशन होती है R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कहीं भूल जाते हैं, कहते हैं सर ये बाय ये होता है या ये बाय ये होता है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आप इसको दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। तो एक ही बात है, चाहे आप ये बाय ये लिख लो इक्वल टू ये बाय ये, या फिर आप ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये लिख लो, तब भी एक ही बात है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार पेपर में कि क्या करना था। तो एक ही बात है, वो फॉर्मूला सेम ही आएगा। हालांकि कॉन्सेप्चुअली जो सही है वो ये है कि R1 बाय R2 जब R3 बाय R4 हो जाता है तो ये पोटेंशियल यहाँ पे सेम हो जाते हैं। मान लो ये पॉइंट, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो ये VB हो गया, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं सपोज। तो इस कंडीशन पे VB इक्वल टू VD हो जाता है। अगर आपका ये कंडीशन है तो ये इसको इम्प्लाई करेगी, तो उसमें ये हो जाएगा। अब अगर ये हो गया तो आपने अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया तो यहाँ से करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। तो अगर आपने कोई गैल्वेनोमीटर लगाया तो देयर इज नो करंट, तो नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो ये हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं कई बार व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक है, तो दिस इज डन। तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लगभग थ्योरी देख ली है, बेसिक बेसिक जो हमने पढ़ा था। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ कुछ किसी टॉपिक में। सर ऐप में एक जो लास्ट डीपीपी थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाली, सर उसमें बहुत डाउट थे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट वाली? सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करके जो मतलब इसी चैप्टर की एक डीपीपी थी सर, उसमें डाउट्स थे। अच्छा ठीक है, आप पूछ लेना भी। ओके सर। तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पूछ लेना, है ना? चलो, तो से क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे है ये वाला, ये बोल रहा है कि रेसिस्टेंस वायर हैज रेसिस्टेंस आर। It is remolded so that area of cross section becomes n times
its initial area. The new resistance is nr r by n r into n square या r by n square. सर डन। सर डन। बाकी लोग भी बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। एरिया हमने n टाइम्स किया है तो क्या रेजिस्टेंस आएगा। क्या आंसर आया अर्नव आपको। सर r बाय n स्क्वायर। r by n स्क्वायर। ओके कैसे। सर क्योंकि रीमोल्डिंग किया है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो जैसे वहाँ पे हमने r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर लिखा था, तो वैसे यहाँ पे r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर उस पे फिर आ जाएगा। ठीक है ये कर सकते हैं। करेंगे तो या फिर हम ये भी कर सकते थे यहाँ पे, तो ये भी सही है। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि आपको पता है यहाँ पे एरिया को उन्होंने एन टाइम किया होगा, तो लेंथ कितना टाइम हुई होगी एल बाई एन। यस सर। और हमें पता है आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो आर डैश होगा दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, क्योंकि ये बाय एन है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में। तो यहाँ से भी हम कर सकते थे या फिर यहाँ से भी सोच सकते थे, दोनों सही है। तो फाइनल आंसर विल बी आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी डी आंसर। सॉरी आर बाय एन स्क्वायर, आर का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें डाउट है किसी को तो बताओ। नो। नो। ओके अगला क्वेश्चन है कि हीटर coil is cut into two equal parts. And only one part is used. The heat generated now will be, कितनी होगी। ऑप्शन ऐसे हैं कि डबल्ड हो जाएगी, वन फोर्थ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, फोर टाइम्स हो जाएगी। सर डबल। सर डन। ओके बाकी लोग भी कर लो फटाफट, फिर बताओ क्या आंसर आया।
क्या आंसर आया बाकी लोगों का? तो रेजिस्टेंस को उसमें हमने क्या किया, काट दिया, तो आधा हो जाएगा रेजिस्टेंस हमारा। यस सर। अन्ना क्या आंसर है आपका फिर? सर डबल्ड हो जाएगा हीट। डबल हो जाएगी, वोल्टेज सेम रहेगी। यस तो सर, P वी स्क्वायर इक्वल बाय टू, आर। बिल्कुल वी स्क्वायर बाय आर होगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। तो अगर हम आर को आर बाय 2 करेंगे तो पावर हमारी 2P हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस को अपने आधा करोगे तो पावर हमारी 2P आ जाएगी, तो पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था किससे कि अगर बल्ब का, मेरा वो करता है, मेरे घर में बल्ब था और इसका फिलामेंट जो होता है वो टूट गया, जो भी होता है यहाँ पे, तो टूट गया, तो टूटने के बाद मैंने उसको हिलाया तो दोबारा जुड़ गया, कुछ ऐसे करके जुड़ गया होगा। तो कहता है ज़्यादा ग्लो कर रहा था वो। तो ज़्यादा ग्लो क्यों कर रहा था वो? क्योंकि उसका जो है रेजिस्टेंस कम हो गया होगा। तो रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सर पावर बढ़ हीट जाएगी, तो पावर ज़्यादा देगा वो, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद मेल्ट हो जाए, फिर हो जाएगा तुरंत। मेल्ट हो जाएगा। तो इसका जो बनाया जाता है, ये जो फिलामेंट, इसको सोच के बनाया जाता है कि इसको मेल्ट ना हो, उसको देख के बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बना दिया। तो पावर बढ़ जाएगी अगर रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, लेकिन डिवाइस हो सकता है आपका जल जाए। तो ये क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं फिर। पावर से रिलेटेड है। अ बल्ब ऑफ 220 वोल्ट 60 watt is operated on 110 volt supply, then power developed is। सर डन। सब लोग कर लो भाई, इसका आंसर आया कमेंट में लिख दो एक बार। सर डन। अच्छा, तो दो लोगों ने लिखा अभी तक आंसर, बाकी लोगों ने भी निकाला नहीं, आंसर नहीं निकाला। 220 वोल्ट 60 वाट बल्ब है ना, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आर कांस्टेंट रहने वाला है ना। तो फार्मूला हमारा ये भी था, एक आई स्क्वायर आर और एक ये भी था। तो मुझे पता है मेरा आर कांस्टेंट रहने वाला है और वी चेंज हो रहा है, तो मैं आर और वी वाला फार्मूला ढूंढ रहा था। तो ये वाला फार्मूला आर और वी में है, तो मैं ये लगाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे पता है मैंने क्या किया, पावर को जो है हाफ करा है, सॉरी वोल्टेज को हाफ किया है। तो पावर जो होगी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, आर तो सेम है दोनों केस में। तो P1/P2 जो होगा वो हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर। अब V1 जो है 220 है और ये 110 है, इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4।
तो दिस इंप्लाइज दैट P1 बाई P2 था हमारा 60 बाई P2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपका P2 जो आएगा वो 15 आ जाएगा। तो जब आपने इसकी वोल्टेज कम की यहाँ पे, तो पावर भी इसकी 1/4 हो गई, आपने वोल्टेज हाफ की और पावर आपकी 1/4 हो गई। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, प्रथम 15 वॉट। ओके, तो ऐसे हम जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनटीसी का ही लिख रहा हूँ मैं आपकी। ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको, और इसमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये अननोन है, लिखा नहीं हुआ कुछ इसके बारे में। तो क्वेश्चन बोल रहा है द रीडिंग, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो कह रहा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज, रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज। सर डन। ठीक है, तो अभी बाकी लोगों को करने दो, फिर आप लोग अपने आंसर कमेंट में लिखना, बाकी लोग भी करो, सोचो क्या करेंगे इसमें। ठीक है, अब जिनके आंसर आ गए वो कमेंट में लिख दें, कर भी रहे हैं या नहीं। नहीं करेंगे तो बोर्ड वाले पकड़ेंगे उनको, कान उनके, जो नहीं करेगा, और नहीं तो फिर 11वीं क्लास में टीचर पकड़ेगा कान। अब तो ऑफलाइन होगा आपका स्कूल, यस स्कूल सर। सर स्कूल में स्कूल जब दोनों ही एक, खुल जाएंगे। हाँ तो फिर स्कूल में टीचर कान पकड़ेंगे 11वीं क्लास में सीधा, जब नहीं करोगे तो। रेसिस्टेंस इज 150 ओम। अच्छा, अर्नब सही है, रेजिस्टेंस 150। यस सर। तो दो लोगों ने आंसर लिखा था 3 वोल्ट और 3 वोल्ट। लेकिन जैद और, बिना रेजिस्टेंस निकाले ही आंसर आ जा रहा था। हाँ वो तो खैर जरूरत नहीं, पर उन्होंने लिख दिया एक्स्ट्रा। जैद को आगे लिखने की आदत है ना, जैद ने आगे लिख दिया। तो एनीवे यहाँ पे जो है हमारी जो वोल्टेज है 7 वोल्ट है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे V1 होगा मान लो, यहाँ पे V2 होगा, हमें V2 निकालना है। अब V1 हम निकाल सकते हैं यहाँ पे,
अच्छा, मैं ये पता है 7 इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, पहले तो हमें ये पता है। दूसरा हमें V1 पता है, V1 जो होगा वो IR होगा। आई आपको पता है, आर पता है। आई आपका 0.02 है, आर आपका 200 है। तो उसको सॉल्व करोगे तो 4 वोल्ट आएगा। तो V1 आपका 4 वोल्ट है। तो आपने एक वोल्टेज निकाल दी, आपको दूसरी वोल्टेज निकालनी है। तो ये 4 वोल्ट अगर है तो ये आपका V2 जो है 7 - 4 हो जाएगा, यानी 3 वोल्ट हो जाएगा। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2 यानी वो 3 वोल्ट है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी कि कितना रेजिस्टेंस है। इसके बिना भी हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ वोल्टेज इज 3 वोल्ट। ठीक है। अब जैसे रेजिस्टेंस हमें अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, V इक्वल टू आई लगा के। करंट सारा यहाँ से पास करेगा, ये तो इन्फाइनाइट है। तो करंट अगर सारा यहाँ से पास करेगा तो अगेन यू कैन राइट आई इंटू आर इक्वल टू 3 वोल्ट। आई आपका उतना ही होगा जो ऊपर से आ रहा है, 0.02 इंटू आर इक्वल टू 3 वोल्ट। आर इक्वल टू 3/0.02 विच इज इक्वल टू 300/2 विच इज इक्वल टू 150 ओम। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मान लो अगर ये आर सॉरी वी जो है आइडियल ना दिया होता, क्या तब भी आंसर 150 आता हमारा? जैद, नो सर। आर की जो वैल्यू है, क्या तब भी हम 150 बोल सकते, मतलब निकाल सकते थे? नहीं नो निकाल सर। सकते थे। वैल्यू तो खैर जो भी वोल्ट आएगी, पर की तो भी सर रेजिस्टेंस गिवन हो तो पास निकाल होता है। सकते थे। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस गिवन हो तो निकाल सकते हैं। यस सर, फिर लेकिन उसमें से भी वोल्टेज भी पास 3 से होगा। कम ही आएगा। लेकिन क्या होगा? सर जो उसका रीडिंग है वो 3 से कम आएगा। ओके। ठीक है। क्योंकि नेट रेजिस्टेंस कम कम क्यों आएगा? सर क्योंकि कुछ करंट उसके थ्रू भी पास हो जाएगा, ये एक पैरेलल सर्किट की तरह बन जाएगा ना। तो उसके थ्रू अच्छा। पास होने वाले करंट से जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट नहीं करेगा, वो केवल नीचे वाले रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करेगा। ओके। ठीक है। ठीक है। तो फर्क पड़ जाएगा। तो हम लोग निकाल सकते थे इसको कितना कितना होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको। यस यस सर। सर। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। अगला क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का था, लेकिन कहाँ चला गया? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, जबकि आपके कई सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं, यहाँ पे ट्राइंगल स्क्वायर बन जाता है कई बार, और काफी सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो आप लोगों ने डाउट में भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं जब टेलीग्राम पे, तो आपको आइडिया होगा। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन जो एनटीएससी में आया था। ये क्वेश्चन, ये सारे एक्स हैं, और ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है, और ये पॉइंट आपका क्यू है। तो आपको रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू बताना है कितना होगा। सर डन।
बाकी लोग भी कर लो, फिर कमेंट में पूछता हूँ आपसे। कर लो बाकी लोग फटाफट से, कितना आएगा। इजी है काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मल है, कर सकते हो। ठीक है, बताओ आंसर। 4x/7। अच्छा, तो ये तीन तो दिख रहे हैं आपको सीधा सीधा कि पैरेलल में लग रहे हैं, तो x/3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला x सीरीज में है इसके, और ये पूरे का पूरा ऐसा है, तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों को पहले सीरीज वालों को सॉल्व करेंगे, तो x+x/3 करेंगे तो 4/3 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये सर्किट बन जाएगा ऐसे। अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो वही फॉर्मूला आपका 4/3 × 1 / 4/3 + 1, तो आ जाएगा 4/3 / 7/3। 3 से 3 कट गया तो 4/7x, मैंने x लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे x आएगा, x बचेगा फाइनली। 4/7x शुड बी द फाइनल आंसर। तो आप लोगों का भी मेरे ख्याल से यस 4/7x ही आ रहा था, तो मेरे ख्याल से हमने इन्होंने करेक्ट किया है। तो बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सब जो हमने निकाला है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं आपके जो कि अलग अलग फॉर्म में हैं, जहाँ पे सर्कल है, ट्राइंगल है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सीरीज पैरेलल वाले, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार आपका, तो उसमें क्या करते हो आप लोग। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। सर डन।
जिनका हो गया कमेंट पे लिख दो, अर्नब का तो हो गया। अब बाकी लोग अपना खुद करो, कमेंट में देखना, पहले कमेंट देख के फिर आंसर लिख दोगे। डन, लिखो क्या आंसर आएगा। ओके, R/3 आया है, तो ये तीनों पैरेलल में होंगे। यस या सर। नहीं? ठीक है, तो इनको हम अगर सॉल्व करेंगे तो दे विल कम इन पैरेलल एंड R/3 विल बी द राइट आंसर। तो ये डन है। किसी को डाउट है तो बताओ। चलिए एक और क्वेश्चन है। इफ अ वायर इज stretched to make it 0.1% longer than its resistance will आंसर होंगे कि इंक्रीज इतना परसेंट, मैंने 0.2%, डिक्रीज 0.2%, 0.1%, 0.5%। क्या आंसर होगा? सर डन। सॉल्व कर लो। ओके, बाकी लोग भी कर लो और फिर 30 सेकंड बाद आंसर जो है इस पे लिख देना, जिनका हो जाएगा कमेंट में। पॉइंट 2%। जैद क्या बोलते हैं भी, और बाकी लोग क्या बोलते हैं? 0.2 है ना, तो ये R जो है L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आपको पता है। तो L को जब आप 0.1% बढ़ाओगे तो R एक्चुअली जब बढ़ता है ना इसमें, तो ये परसेंटेज में जो इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो R जो है 2 इंटू 0.1% बढ़ेगा। ठीक, जब भी ऐसे कोई बात आता है ना, मान लो ऐसे कुछ आ गया प्रोपोर्शनल टू, मान लो आ गया कि A³/B³ और मान लो A बढ़ा 2% और B बढ़ा 3%, या B घटा 3% मान लो, क्योंकि ये घटेगा तो बढ़ेगा R। तो R जो बढ़ेगा वो कितना परसेंट बढ़ेगा, तो उसकी पावर से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो गया 6% प्लस 9%, 15%। तो अभी यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ोगे, भी शुरू में एक एरर का चैप्टर आएगा आपका, तो उसमें से होता है
ये कर सकते हो। अगर आपके 10th के तरीके से अगर मैं करूँ तो ये मान सकता हूँ मैं कि 0.1% बढ़ा तो आर इसकी जो वैल्यू है एल, जो नया वाला एल है, दैट कैन बी रिटर्न एज 1.001 एल, है ना, क्योंकि 0.1% है, तब 0.1/100 करूंगा तो मेरे ख्याल से 2 बार ऐसा आएगा। तो जो आर डैश होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू इसका स्क्वायर। तो आर बाय आर डैश जो आएगा वो आएगा आपका 1/1.001 का स्क्वायर। एल तो कट जाएंगे आपके, एल स्क्वायर तो कट जाएगा आपका। तो ये आया, तो आर डैश जो आया वो आया 1.001 का स्क्वायर इंटू आर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देख लो कितना आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सर डिफिकल्ट। सॉल्व करके देखा तो 0.2001% इंक्रीज आ रहा है। 0.201, ओके। हाँ, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी आएगा। तो ये चीज जो है ना वैलिड होती है अगर आपके, ये चीज काफी छोटी है, मान लो 1% 2% तो चल जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन होता है कि एल को मान लो 11% इंक्रीज किया या 10% किया सपोज, तो आर अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाओगे तो क्या आएगा, 2 × 10% 20 आएगा। यस सर, लेकिन 22-23 के आसपास कुछ आता है। हाँ, लेकिन अगर आप वैसे करोगे तो क्या लिखोगे आप, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड आर डैश प्रोपोर्शनल टू 1.1 एल आ जाएगा, 10% बढ़ाओगे तो, यस है ना, एल प्लस L/10 इतना आ जाएगा। तो आर बाय आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो 1.21 आ जाएगी। तो आर डैश जो होगा 1.21 एल होगा, यानी 21% इंक्रीज। यस ठीक है, तो जब आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये फार्मूला जो है डेविएट कर जाता है एक्चुअल फार्मूला से। तो जब आपका फार्मूला होता है वो एक्चुअल फार्मूला से डेविएट कर जाता है, तो ये फार्मूला केवल कम वैल्यू के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू में थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हुए हैं तो आप लगा सकते हो ये फार्मूला, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं तो प्रॉब्लम होती है। या फिर वैल्यू बहुत कम दी हुई है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 0.1 दी हुई थी, तो आप लगा सकते हो। तो यू कैन इजिली अप्लाई द फार्मूला। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, हमने जो एग्जैक्ट तरीके से किया और जो अप्रोक्सीमेट तरीके से किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपके डाउट ले लेंगे, फिर जो आप डाउट पूछ रहे थे। ये कह रहे हैं कि दो बल्ब हैं 21 वॉट, 25 वॉट, 220 वोल्ट, और एक है 100 वॉट, 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड। दोनों बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 440 वोल्ट सप्लाई, विच बल्ब विल फ्यूज। कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा। सब लोग कर ले फिर सॉल्व। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, हाँ बाइनोमियल की तरह भी, बिल्कुल बाइनोमियल है ये एक तरह का। डन।
सर डन। ओके, बाकी लोग भी लिख दो आंसर फिर। ज्योत्सना ने लिखा है 24 5 वॉट 220 वोल्ट वाला फ्यूज होगा। ओके, बाकी आपको क्या लगता है अर्नब और सर फर्स्ट केस। शायद 25? यस कैसे? सर। ज्योत्सना बताएंगे, चलो ज्योत्सना अगर बताना चाहते हैं, पहले ज्योत्सना को मौका देते हैं, काफी टाइम बाद किसी और ने आंसर लिखा है। तो ज्योत्सना वांट टू टॉक समथिंग, वांट टू टेल समथिंग अबाउट दिस? और पास? माइक वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो कौन बताएगा? अर्नब बताओगे? यस सर। बोलो। सर इसमें अगर वो फ्यूज होगा तो फ्यूज होने का उसका एक ही रीजन होगा कि उसमें से डिजायर्ड करंट से ज्यादा करंट पास हो। तो हम अगर इनिशियल स्टेट बोलो में बोलो। उसमें जितना आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। करंट पास हो रहा है और फाइनल में जितना होगा हाँ हाँ सीरीज में वो निकालने तो ये बता सकते हैं। हाँ, तो अब आ रही सर है। यस सर। सर वो बीच में डिसकनेक्टिंग जैसा दिखा रहा था। सर P इक्वल्स टू वी आई से हम उनका जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है वो हम बता सकते हैं, मतलब जो होना चाहिए अगर ये फ्यूज ना करें, या फिर जो मैक्सिमम हो सकता है कहें तो वो हम P बाय V करके, यानी 25/220 और 100/220 करके निकल जाएगा। और सर फिर हम यही पावर इक्वल्स टू V² बाय R का यूज करके इनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर सर उन्हीं रेजिस्टेंस को हम, क्योंकि ये सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस के लिए ऐड कर देंगे और नेट करंट हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। तो सर वो नेट करंट जो है वो R1 से जितना पास होना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, और R2 से जितना पास हो सकता है उससे कम आ रहा है। तो इसका मतलब R2 वाला फ्यूज नहीं करेगा बट R1 वाला फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो सही है अप्रोच। तो किसी ने और शॉर्ट अप्रोच लगाई है कुछ मैंने, या और कुछ शॉर्ट्स हो सकते हैं? सर मैंने बस करंट निकाल लिया पहले पूरे सर्किट का, और फिर एक मिनट सर शायद, मुझे आवाज़ कम आ रही है, शायद ये लगता है मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को सबकी कम आ रही है। बोलो, अब बोलो। ये सर पहले तो सर सीरीज में तो सर करंट सेम है, तो सर्किट का जो करंट निकाल लिया सर। हाँ। उसके बाद फिर जो है वोल्टेज निकाली सर इनके अक्रॉस। सर फर्स्ट वाले बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज आई है सर वो आई थी 352 वोल्ट, और सेकंड वाले के सर 87 पॉइंट कुछ आ रही थी। तो अच्छा। सर फर्स्ट वाला जो आ रहा था सर उसकी जितना दे रखा था रेटेड पे था उससे ज़्यादा आ रही है, तो सर वो ओके फ्यूज हो जाएगी इस वजह से। ओके, तो उसके लिए लेकिन पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस और करंट निकालना पड़ेगा। यस सर। आपने जो किया उसमें आपने पहले आर निकाला है और करंट भी निकालना है आपने ना? यस सर। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग दोनों ने किया है आपने। करंट तो निकाला ही है, आर भी निकाला है, आर इक्विवेलेंट पहले निकाला है, फिर करंट निकाला है, और फिर आपने अर्नब ने जो है करंट कंपेयर किया है कि रेटिंग से ज़्यादा जा रहा है नहीं जा रहा, और जैद ने जो है वोल्टेज कंपेयर की है कि 220 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है। और शॉर्ट अगर मैं सोचूंगा, मैं सोच सकता हूँ कि ये 440 वोल्ट है टोटल वोल्टेज। तो अगर ये दोनों बल्ब आइडेंटिकल होते हैं तो ये 220 होता और ये भी 220 होता। अब ये बल्ब आइडेंटिकल तो नहीं है, एक जो है वो 25 वाट का है, एक जो है 100 वाट का है। तो एक की 25 वाट पावर है और एक की 100 वाट है। तो यानी दोनों की अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों का सम 440 होगा, ये तो पक्का है। यस यस सर। सर। ठीक है, अब मुझे देखना वोल्टेज किसकी अक्रॉस ज्यादा होगी। तो भाई करंट दोनों का सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी, यस यस सर। सर। क्योंकि I1 इक्वल टू I2 है। तो अगर आर हमारा ज्यादा हुआ तो वोल्टेज ज्यादा होगी, और अगर R2 ज्यादा हुआ तो R1 से तो V2 ज्यादा होगा। तो हमें ये चेक करना है। तो मान लो मैं, इसमें किसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस पी, इन दोनों में से, बल्ब में से? फर्स्ट वाले का। सर फर्स्ट का ही होगा। ओके, आर हमारा होता है V² बाय P, तो V तो दोनों का 220 वोल्ट ही था, तो इसकी पावर कम होगी, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी R1 इज मोर देन R2।
तो अगर R1 मोर देन R2 है तो ये कंडीशन हुई, तो ये वोल्टेज 220 से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये 220 से ज़्यादा हुई तो ये 220 से कम हो जाएगी ऑब्वियसली। यस सर। तो ये वाला बल्ब आपका फ्यूज कर जाएगा और ये वाला आपका सर्वाइव कर जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत वो है। अगर मान लो वैल्यू ज़्यादा होती है यहाँ पे, मान लो कि 500 वॉट लगाया था, ये 500 वोल्ट लगाया था सॉरी, या 1000 वोल्ट की लगाया था, तो फिर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ता वैल्यू निकाल के, तो दोनों भी फ्यूज कर सकते थे फिर, है ना। तो फिर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ता, लेकिन थोड़ा सा इजी था यहाँ पे, क्योंकि 440 था, तो मुझे पता है 220 से एक, अगर एक बड़ा 220 से दूसरा कम होना ही होना 220 से, तो मेरा सेफ हो जाएगा दूसरा बल्ब, तो एक ही फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, एंड आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड जो मुझे लग रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके राइट। तो ठीक है, अब या बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है इसके जो भी हैं। अब जो डाउट है वो बताओ, क्या क्या डाउट थे आप जो पूछ रहे थे? यस सर, मैं चैट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है। चैट में जैद का भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। सर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज दिस person of height this stand on level but distance between the seat or run away. तो वी आर वेटिंग फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम अर्नव। बाकी किसी को डाउट है तब तक तो बताओ, किसी को अगर कोई जो तो पढ़ा हमने या कोई क्वेश्चन किया है या कोई और डाउट हो आपको। अर्नव ने यहाँ पे चैट में डाल दिया। एक बार जो आपने बताया था कि अगर वायर की लेंथ को डबल कर लें तो रेजिस्टेंस हाफ कर दें, तो L/A वाला टॉपिक, अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर दें और रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो रो L/A। जोशना कौन सा पूछ रहे हो आपकी? अगर R इक्वल टू रो L/A होता है ना, तो आप क्या पूछ रहे हो उसमें? मतलब अगर हम वायर की लेंथ को डबल, जो अभी बताया था वो वाला पूछ रहे हो, जो आज क्लास में डिस्कस हुआ है वो बोल रहे हो आप? आज का जो डिस्कस हुआ है वो पूछ रहे हो या क्लास में? अच्छा, जो आज हुआ है, तो उसमें तो मैं ये बोल रहा था आपको कि वो वॉल्यूम कंजर्वेशन ही है ना। मतलब जो आपका वॉल्यूम होता है किसी सिलेंडर का, अब तो आपने पढ़ लिया होगा 10th क्लास में, तो आपके आ गया ना वो वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो उसका जो होता है वॉल्यूम होता है πr², ये तो इसका एरिया हुआ इंटू एल, ये होता है वॉल्यूम। उसको हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ये होता है πr², एच बोलते हो आप या एल बोलते हो, तो एरिया इंटू एल है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं अगर खींच के मान लो लेंथ बड़ी करूं तो एरिया छोटा हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको खींचूंगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन एरिया कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो L/A। यूजुअली क्वेश्चन में बोलता है कि एल को मैंने 12 किया तो आर कितना होगा, तो मुझे पता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसको वॉल्यूम की फॉर्म में ले आता हूँ। तो मैं इसको एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे, तो ये वॉल्यूम बन गया। अब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो फॉर्मूला बन गया रो L² बाय वॉल्यूम। अब इसमें ये कांस्टेंट है, जब आप वायर को खींचोगे तो रो तो चेंज होगा नहीं, और जब वायर को खींचोगे तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, केवल एल चेंज होगा। तो वी कैन राइट कि आर प्रोपोर्शनल टू L²। तो यहाँ से हमने ड्राइव किया था कि जो हमारा रेसिस्टेंस होगा प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर होगा। अब क्लियर है? जो सुनाओ, क्लियर हुआ? ओके, तो इजी था वो, सरफेस मैंने कुछ नहीं है उसमें, बस वो वॉल्यूम का वो है ना, जो आपने भी पढ़ा होगा।
अर्नब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी सेंटर्ड, अच्छा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे करते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने पहला ये क्वेश्चन सर जो पूछा सर्किट गैल्वेनोमीटर, टाइप के। ओके, तो मैं आपको न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। हमने ऊपर तो एक वैसा पूछा है, नीचे एक न्यूमेरिकल पूछा आपने, मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू एम्पियर ऑफ 25 रेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस इज। देखो इसमें ऐसे करते हैं कि आप कह रहे हो कि मेरा वोल्ट मीटर है जो कि 25 मिली वोल्ट मेजर कर सकता है, और इसको आप बनाना चाहते हो एक एमीटर जो कि क्या लिखा आपने, कितने का हो, 25 एम्पियर की रेंज का हो। अच्छा, तो शंट रेजिस्टेंस कितना लगेगा। शंट रेजिस्टेंस मतलब ये होता है, आप चाहते हो एमीटर बनाना 25 एम्पियर का, तो इसको ऐसे बनाओगे आप, जो भी आपका है इसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओगे, इसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सर जो तो वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगे। हाँ, जो पैरेलल में लगेगा। अब यहाँ पे आपने क्या बोला मेरे को कि 25 मिली वोल्ट है इसकी वो, ओके। डाटा डाटा कंप्लीट है ये। यस सर, इतना ही था डीपी में क्वेश्चन। अच्छा देखो इसमें, तो उसमें से कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, आपकी आवाज ब्रेक हो। और मान लो ये आई एस यहाँ चला गया, जो आई सेंटर से पास होगा, तो आई माइनस आई एस यहाँ चला गया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आई एस इंटू शंट रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू होगा इसके जो यहाँ वोल्टेज आएगी इसके अक्रॉस। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 25 मिली वोल्ट, यस सर। क्योंकि उससे ज़्यादा आप ऐसा लगाओगे कि इससे ज़्यादा इससे करंट पास ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर करंट पास होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो ये जल जाएगा। यस तो आप सर। ऐसा बनाते हो शंट को कि ये सारा करंट यहाँ से पास हो जाए, यहाँ से कम करंट पास हो, तो ये 25 वोल्ट होगा, तो आई एस इंटू एस शुड बी 25। अब यहाँ पे जो है लेकिन आपको वैल्यू नहीं दी हुई इन्होंने, है ना, ये कुछ ना कुछ वैल्यू में पता होनी चाहिए आपको, ये 25 है, केवल आपको ये पता है, यहाँ पे इसकी वो पता होना चाहिए आपको वैल्यू कितनी है। आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे को लगता है वैल्यू कुछ मिसिंग है, पहला क्वेश्चन देखते हैं वो हो जाएगा। तो हमने पिछला क्वेश्चन पूछा था इससे, आपने उसमें पूछा था कि गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी, देखो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस दे रखा है इसका, इस जी सेंटर्ड बाय रेजिस्टेंस एस, है ना, तो रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर इज, तो आपको इसको जो है ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू कुछ पता होगी तो आप कर सकते हो, है ना, जैसे आपको यहाँ पे दोनों वैल्यू अननोन हो गई हैं अभी, ये और ये, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके सर। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे आइडिया होता है, यहाँ पे डाटा मिसिंग लग रहा है मुझे, तो डेटा जब होता है तो आप इससे निकाल लेते हो, ऐसे तरीका यही है लेकिन। ठीक है, तो इसको हम एमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमने जो कन्वर्ट किया आपने एमीटर में कन्वर्ट किया एक तरह से, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस घटाया है इसका संट लगा के, है ना, जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने पहला पूछा था, देखो क्या पूछ रहे हो आप उसमें कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और शंट का एस है, आप चाहते हो कि मेन करंट जो है चेंज ना हो, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और शंट कितना लगाऊं मैं, शंट एस लगाई सॉरी मैंने, अब मैं यहाँ पे सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाऊं ताकि मेरा करंट चेंज ना हो, तो करंट चेंज ना होने का मतलब क्या है, कब कब करंट चेंज नहीं होगा, जब रेजिस्टेंस है, तो क्या पहले सर? करंट चेंज ना होने के लिए सर्किट में क्या कंडीशन है कि रेजिस्टेंस सेम रहे, यस सर। तो रेजिस्टेंस पहले कितना था, जी था, जब आपने ना तो शंट लगाया था ना आपने रेजिस्टेंस लगाया तो जी था, यस सर। तो अब भी अगर जी आएगा तो हमारा सेम रहेगा करंट इस सर्किट में, यहाँ से जुड़ा होगा जो भी सर्किट से जुड़ा होगा ये, यस सर। तो अब जो रेजिस्टेंस है लेकिन वो कितना है, जी इंटू एस डिवाइड बाई जी प्लस एस प्लस सर आर ये प्लस है, आर। तो अगर ये जी के बराबर आ गया तो आपका रेजिस्टेंस सेम है यानी। ठीक है, तो यस सर। ये कंडीशन होगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ यस सर, अब हो जाएगा सॉल्व। आंसर है आपके इसका, हाँ यस सर, ऑप्शंस थे एक सेकंड।
जी की वैल्यू आ रही है √RG+RS। हमें आर निकालना है ना, आर निकालना है, आर। यस सर। यस सर, जी जी स्क्वायर बाय जी प्लस प्लस एस, तो ये आ जाएगा। तो आंसर है आपके ऑप्शंस? यस सर, ये है ऑप्शन में G² / G+S। तो चेक कर लेने एक बार आंसर क्या दिया हुआ है ना, तरीका तो ये है। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे तो आप ये कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक बता दिया। आप इसके जो एमीटर कन्वर्जन वाले हैं या वोल्ट मीटर, आप अगर 12th क्लास की किताब देखोगे तो वहाँ पे दिए हुए हैं, और इजी क्वेश्चन है, मतलब आप भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो देख लेना एक बार जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है। सर। ओके इसमें सर। जो ओके मिली चलो। वोल्ट वाला जो क्वेश्चन था हम्म। सर, जो इसमें मिली वोल्ट मीटर वाला क्वेश्चन सर, उसमें इनफाइनाइट नहीं ले सकते रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट नहीं लेते उसमें एक्चुअली। फाइनाइट मतलब बोलता है कि आपको कितना वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है या कितने उसका वो बनाना है। इनफाइनाइट आप लोगे कैसे? लेकिन इनफाइनाइट मतलब होता है ओपन, होता है बिल्कुल कि ओपन सर्किट हो जाए। ओपन होगा तो करंट ही पास नहीं होगा उससे। सर आइडियल वोल्ट मीटर ले लें? आइडियल का मतलब टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक्चुअली जब इनफाइनाइट होगा तो आप करंट कैसे पास करोगे? मतलब तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि करंट भी पास हो रहा है और वो जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। क्योंकि अगर करंट पास नहीं होगा तो रीडिंग नहीं आएगी वोल्ट मीटर की। और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है या ओपन सर्किट है मान लो, तो करंट पास कैसे होगा? तो यस। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। यूजुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो करंट बहुत कम जाता है उससे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाएगा ही ना। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ना कुछ तो जाएगी जो। यस सर। ठीक है। सर मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन डाला था, वो गैल्वेनोमीटर और सेंसिटिविटी करके था, एक बार वो बता दीजिए। कहाँ पे ये वाला? द सन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, अच्छा ये वाला ना, सन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अलाउ फोर सर परसेंट उसके ऑफ द नीचे वाला। मेन। ये तो कर लोगे अब, सन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड 4% ऑफ द मेन यस सर, करंट सर वाला। वो तो अब मैं कर लूंगा सर, उसके नीचे ठीक, वाला। इसके नीचे है गैल्वेनोमीटर हैज 30 डिवीजन, सेंसिटिविटी इज 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, मतलब एक 16 माइक्रो एम्पियर पे एक डिवीजन डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, और 30 डिवीजन है, तो यानी कितना करंट पास हो सकता है इससे? 480 µA। 60 इंटू, हाँ 16 इंटू 30 कर लेंगे तो 480 माइक्रो एम्पियर कर सकता है। आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है 3 वोल्ट में। अच्छा सर, तो तो इसमें भी शंट रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा के कर लेंगे। इसमें देखो क्या है आपका, हाँ आपको शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और इससे जो करंट पास होगा मैक्सिमम वो 480 माइक्रो एम्पियर हो सकता है। और क्या दिया हम इसके बारे में? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है आपको 3 वोल्ट के। तो आप चाहते हो इसकी रीडिंग 3 वोल्ट आए, टोटल रीडिंग। तो यहाँ पे जो है सीरीज में आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस। यस सर। तो इसकी जो रीडिंग आएगी, ये 3 वोल्ट आनी चाहिए रीडिंग इसके बीच में। ये आपका वोल्ट मीटर बन गया मान लो। तो जो वोल्टेज है 3 वोल्ट है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है आपकी? सेंसिटिविटी कितनी थी आपकी? 3 वोल्ट थी ना, कितनी थी एक डिवीजन में? 16 माइक्रो एम्पियर में दी हुई है। अच्छा वोल्ट में नहीं दी हुई है उन्होंने, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन दी हुई है। ओके, तो अगर यहाँ पे आपका इतना है तो आपको वोल्टेज ये तो नहीं पता, तो ये बहुत कम होगी वैसे। तो आप ये मान सकते हो कि मेजर करंट ये है, तो आई इंटू आर इक्वल टू 3 वोल्ट कर सकते हो। हालांकि वैल्यू आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कितनी है ये, इसका रेजिस्टेंस वगैरह कुछ पता होना चाहिए आपको। ओके सर। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये आपका आएगा फिर, सर फिर आई में हम ये 480 µA पुट कर देंगे। हाँ ये करना पड़ेगा। सर रेजिस्टेंस दोनों का ही अननोन है। क्या चीज़? रेजिस्टेंस। ऐसे कुछ करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसे शंट लगाते हैं तो शंट लगाने तो रेजिस्टेंस घटेगा वैसे तो।
अगर हम ऐसे सोचें इसको 480 माइक्रो एम्पीयर यहाँ से पास होगा और 3 वोल्ट का रेजिस्टेंस हुआ, तो ऐसा तो कर नहीं पाओगे, ये तो गलत है। वैसे भी रेजिस्टेंस घट रहा है इसका, तो यही तरीका है इसका, यही करना पड़ेगा आपको। इसका आंसर है आपके पास? यस सर है सर। एक ऑप्शन है सर 6 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। 6 किलो, देख लो कितना आ रहा है, 1000 × यस सर, ये 1000, 625 के आसपास कुछ आ रहा था। 6.25 किलो ओम। आंसर क्या बोल रहे हैं, 6 किलो ओम? यस सर। एग्जैक्टली दिया हुआ है 6 किलो ओम? सर नियरली 6 किलो ओम। हाँ तो फिर तो ठीक है, ओके सर। हमारा 6.25 आ रहा है। ओके सर। ठीक है, तो अगर आपको और वैल्यू पता हो थोड़ा गैलोमीटर की, तो आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। ओके सर। वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन भी हैं शायद डीपीपी में, अभी मत करो भाई वर्नियर कैलिपर, वो आपको भी वैसे यूजफुल भी नहीं है अभी 10th क्लास में, और थोड़ा सा वो समझने वाला भी है, उसको तो बड़े ध्यान से पढ़ाना पड़ता है टीचर को, 1 बाय 1 आराम आराम से। अभी मत करो उसके। ठीक है, तो डन है यहाँ तक? यस सर। टेलीग्राम पे आपने जो क्वेश्चन भेजा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, इसको देख लेते हैं, ट्राई करते हैं अगर अभी होता है तो। लेट अस सी। Vertical temperature gradient of atmospheric is vary as mu equal to mu naught 1 plus ky का रूट। वेयर म्यू नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द सरफेस, तो म्यू नॉट जो है सरफेस पे है वैल्यू, क्योंकि वाई का वैल्यू 0 आप रखोगे तो म्यू नॉट आ जाएगा ये, तो ये सरफेस पे है, और ये जो वेरी कर रहा है वो ऐसे वेरी कर रहा है वाई के साथ। ओके, अब ये कह रहा है कि पर्सन ऑफ हाइट 2.25 मीटर स्टैंड ऑन अ लेवल रोड, 2.25 मीटर, बियॉन्ड वट डिस्टेंस विल ही नॉट सी द रनवे, कहाँ तक वो रनवे को नहीं देखेगा, तो आपको देखना है कि कहाँ पे आपका ये रे जो है टी आई आर शो करेगा। जहाँ से मतलब ये ऐसे बेंड करने लग जाए, वो टी आई आर शो करने लग जाए, वहीं तक देख पाएगा वो। यस सर। तो आपको ये टी आई आर की कंडीशन देखनी पड़ेगी कहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। यहाँ पर अगर एंगल आई है तो ये आर होगा, फिर ये आई होगा, ये बढ़ता जाएगा एंगल आपका हर लेयर में, और जहाँ पे आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ वहाँ पे ये रे बेंड कर जाएगी, है ना। तो एंगल अगर आपका थीटा जो आई है, जहाँ पे भी क्रिटिकल से ज़्यादा हुआ वहाँ पे ये बेंड करेगी, पहली बात तो ये है। अब दूसरा, हमें स्नेल्स लॉ पता है कि साइन μ1 sin 1 इक्वल टू r1 इक्वल टू μ2 sin 1, तो अगर मैं एक छोटी सी लेयर ऐसे ले लूँ एट डिस्टेंस y, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, तो वी कैन राइट दैट वैसे तो हम देखें तो एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि आपका जो ये आएगा μ1 sin i1 इक्वल टू μ2 sin i2 आएगा, ये आर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये आर है, तो ये भी आर होगा, और फिर ये आई आ जाएगा, तो इक्वल टू μ3 sin i3 कर सकते हो इसे, एंड सिमिलरली फिर μ4 sin i4, तो ये सारे एंगल आपके सेम होते जाएंगे, है ना। तो जहाँ पे भी ये बेंट करेगा वी कैन राइट कि यहाँ पे जो है ये जो एंगल है, वी कैन राइट दैट कि μ1 sin i1 इक्वल टू म्यू साइन क्रिटिकल, यहाँ पे मान लो फाइनल ले लूँ पॉइंट, समझ रहे क्या किया मैंने? जैद, Yes, sir.
मैंने ये पॉइंट ले लिया एक और सीधा एक फाइनल पॉइंट ले लिया, लाइक क्योंकि बार बार ये इक्वल इक्वल आएंगे ना सारे, तो मैंने फाइनल पॉइंट ले लिया यहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो है इसकी हाइट हमें पता है, तो हमें म्यू वन पता है, तो म्यू वन की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट वन प्लस के इंटू 2.5 वन, हाँ 2.25 है तो 2.25 का रूट। तो हमें ये पता है कि म्यू वन की वैल्यू कितनी है। अच्छा, दूसरा हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रिटिकल, तो मान लो ये डेप्थ एच है, डेप्थ एच है, डेप्थ एच है, डेप्थ एच, या हाइट वाई मान लो। अगर ये हाइट वाई है तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा साइन सी जो होता है 1/म्यू होता है, तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो इतना हो जाएगा म्यू नॉट 1 + KY साइन सी की यस वैल्यू। सर। तो हम लिख सकते हैं कि म्यू वन तो हमें पता है म्यू नॉट इंटू 1 + 2.25 K इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू की वैल्यू म्यू इंटू साइन सी लिखा है हमने ना, तो हम लिख सकते हैं म्यू इंटू म्यू ऑफ दिस मीडियम। तो म्यू तो हमें पता है यहाँ पे वाई की फॉर्म में निकाल सकते हैं हम, जो हमने निकाला है अभी, तो सेम ही आ जाएगा, तो वन आ जाएगा मतलब ये चीज़, क्योंकि म्यू आपका जो है वो आपका आएगा यहाँ पे म्यू नॉट इंटू 1 + KY रूट में, और साइन सी आएगा 1/म्यू, मैंने म्यू तो बराबर ही होगा लगभग, यहाँ का और यहाँ का म्यू देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट ऊपर नीचे ही है बस। यस सर। तो ये वन आ सकता है, तो अगर हम इसे वन कर दें तो ये आएगा। अब वो कह रहा है कहाँ कितना दूर तक वो देख सकता है, मतलब हमें जो निकालना है कितनी दूर तक देख सकता है, मतलब हम ये निकालना है। तो यहाँ पे अगर एंगल हमें पता है, क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमें, तो ये वैल्यू हमारी ये आई है। क्रिटिकल एंगल अगर निकालूंगा यहाँ पे तो 1/म्यू है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है। साइन क्रिटिकल इज दिस, अगर ये एंगल सी है तो, अब ये एंगल अगर सी है तो उसके तो स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो अगर ये एंगल सी है तो ये 90 - C है, और अगर ये 90 - C है तो ये भी 90 - C है। लेकिन ये लाइन ऐसे बनेगी, सोचना पड़ेगा थोड़ा, मैंने थोड़ा थोड़ा मांग है उसके करीब, लेकिन थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि अब इसको कैसे आगे डिस्टेंस पे कैसे लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पर्सन ऑफ हाइट दिस स्टैंड ऑन लेवल सरफेस बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस विल इन नॉट सी द रनवे। के का वैल्यू भी दिया इनफेक्ट आपको, लेकिन वगैरह कौन से डिस्टेंस के बाद वो नहीं देख पाएगा रनवे को, यानी आपको ये एक्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा मैंने आपको हिंट मैंने कर लिया, हमने थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा इसको, आराम से करते हैं एक बार, आप लोग भी करो, मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है, मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ फिर, तो कोई ना कोई निकल ही जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, इसको जगह एक बार ट्राई करना, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं इसमें, तो अब मेरे को लगता है कुछ ना कुछ आप करोगे तो आ जाना चाहिए। थोड़ा सा हम बस यहाँ पे अटक रहे हैं कि अब डिस्टेंस को कैसे से रिलेट करें, तो थोड़ा सा सोचो फिर। मेरे ख्याल से एक चीज़ और हमें क्लियर हो रही है कि ये चीज़ जो है ये डिस्टेंस वाई होना चाहिए, क्योंकि हमने वाई की फॉर्म में निकाला है ये वाई है, ये एक्स है, और ये डिस्टेंस 2.25 है, और ये एंगल 90 - C है तो ये सी है। अच्छा, तो कोई सिमिलर ट्राइंगल वगैरह सोचना पड़ेगा हमें, है ना, ये वाई है और ये कोई डिस्टेंस होगा, थोड़ा देखो अगर सोच के, ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, राइट। यस सर। चलो तो ठीक है, आप लोग करना, फिर डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। चलिए, कहाँ का क्वेश्चन था ये?
आईओ, ओके आईओ कीजिए, ठीक है। तो एक बार थोड़ा ट्राई करो आप लोग, मैंने आपको काफ़ी चीज़ बता दी है, राइट। चलिए, हाँ जी, सर एक और क्वेश्चन था सर। बोलो, यस इसमें सर, भेज सर दो। वो मैं बता देता हूँ फिर। बोलो सर बोलो। उसमें दे रखा था सर एक वो है 1 kg वाटर है सर। सर उसे बॉईल करना है सर। एक हीटर सर लेता है सर टी टाइम, टी अच्छा, ये सेकेंड। क्वेश्चन मैं आपको आज भी कराने वाला था। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सर एक हीटर लेता है सर टी सेकेंड और एक हीटर लेता है सर T+1 सेकेंड। T+1, T1 T2 ऐसे क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है, टी और T+1 मान लिया। यस सर, तो फिर सर अगर दोनों को सर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हीटर्स को, तो सर अब कितना टाइम लेंगे सर वो करेक्ट। मैं आपको एक वन क्वेश्चन एक बार बीच में मेरे दिमाग में आया था, फिर मैं करा नहीं पाया। देखो इसमें क्या होगा कि जो आपकी हीट होगी पहले केस में वो होगी V²/R इंटू टी, ठीक है, ये R1 मान लो। अगले केस में जो हीट रिक्वायरमेंट, हीट तो सेम ही चाहिए होगी दोनों केस में, यस सर। तो वो ये आ जाएगी। दो इक्वेशन बन गई हमारी, यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब दोनों को हमने पैरेलल में लगाया, तो अब जो H आएगा वो आएगा V²/R इक्वलेंट इंटू टी डैश, ये आएगा। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हमें यहाँ पे निकालना, तो निकाल लोगे अब भाई, हम यहाँ से R1 निकाल लो। यस सर, वहां से R1 और R2 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ रिलेशन बना लो, है ना, कुछ सोच के, मतलब यहाँ से, और फिर हमारा आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, टी कितना टाइम लेगा, टी डैश। यस सर। टी डैश मेरा आ रहा है यहाँ से, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो R1+R2/R1R2 इंटू H/V², ये आ रहा है। तो आपके पास ये सब वैल्यू अवेलेबल है, तो यहाँ से हम सोच के आंसर निकाल लेंगे। कर लोगे अब तो? यस सर। यस सर। सर ऐसा क्वेश्चन डीपीपी में भी था, 6 मिनट और 8 मिनट टाइम लेता है, तो सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस कितना आएगा? अच्छा, ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। चलो ठीक है, तो फिर दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो हमने किया था अभी, वो आप एक बार देख लेना। कुछ होगा, अगर किसी को होगा तो टेलीग्राम में डालना, तो फिर देखते हैं, सोचते हैं उसको, फिर मेरे को बोलना 1-2 दिन में, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बाय सर। यस, बाय एवरीवन।